Good afternoon. Today we discuss phellinology and its application in taxonomy. तो phellinology क्या है? Study of pollen and spore. Study of pollen and spore is called phellinology. पेलाइनोलॉजी से रिलेटेड जो रेफरेंस बुक है वह है हर्डमान की 1952 पॉलन मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट टैक्सोनॉमी। Pollen morphology and plant taxonomy। कुछ बेसिक चीजें पेलाइनोलॉजी से रिलेटेड आप लोग जानते हैं। पेलाइनोलॉजी में जो हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए स्टडी करने के लिए, उसमें दो तरीके के माइक्रोस्कोप्स जरूरी होते हैं। एक है सेम और दूसरा है पेन। सेम का मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और पेन का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो दो तरीके के माइक्रोस्कोप खास करके जरूरत होती है। दोनों के फंक्शनिंग में क्या डिफरेंस है, कौन से मॉर्फोलॉजिकल फीचर को दोनों माइक्रोस्कोप पकड़ते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आउटर सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन, उसको स्टडी करना है तो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पॉलन के अंदर की चीज है उसको स्टडी करने के लिए जरूरी होता है। तो पॉलन ग्रेन्स, हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं, और लोअर प्लांट में उनको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। तो चाहे माइक्रोस्पोर्स हो चाहे पॉलन ग्रेन्स हो, उनका स्ट्रक्चर, जो चीज टैक्सोनॉमिक वैल्यू का है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम टैक्सोनॉमी में यूज करते हैं। तो सबसे पहले उनका शेप, साइज एंड सिमेट्री। शेप, साइज एंड सिमेट्री। दूसरा पॉलन वॉल फीचर्स। और पॉलन वॉल फीचर्स में दो चीजें हैं, एक्साइन स्ट्रैटिफिकेशन और दूसरा एक्साइन स्कल्पचरिंग। तीसरा पॉलन अपर्चर या जर्म पोर। चौथा पॉलन एसोसिएशन। तो ये कुछ खास पॉइंट्स हैं जो पॉलन मॉर्फोटैक्सोनॉमी में यूज किए जाते हैं। तो एक एक करके हम इनको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखें शेप, साइज और सिमेट्री। तो इसमें कुछ ज्यादा समझने के लिए नहीं है शेप और साइज में। पॉलन का शेप अलग अलग प्लांट ग्रुप में अलग अलग टाइप का हो सकता है। किसी में स्फेरिकल, किसी में ओवल, किसी में एलिप्टिकल, किसी में राम्बॉइडल, किसी में कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव,
कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स। तो पॉलन का शेप अलग अलग प्लांट ग्रुप में अलग अलग हो सकता है। रही बात साइज की, तो पॉलन की साइज कुछ माइक्रोमीटर, मतलब 2 माइक्रोमीटर से लेकर के 2000 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। जो रेंज है पॉलन का साइज 2 माइक्रोमीटर से लेकर के 2000 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसमें जो समझने वाली बात है वो है सिमेट्री की, जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे। शेप और साइज आप लोग समझ सकते हैं अलग अलग प्लांट का, पॉलन का। आप लोग जानते हैं कि पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद बनता है और वह एक माइक्रोस्पोर या पॉलन मदर सेल मियासिस करती है तो 4 पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनते हैं जो टेट्राइड्स में होते हैं, पॉलन टेट्राइड्स। तो यदि हम पॉलन टेट्राइड्स को स्टडी करें ये है पॉलन टेट्राइड्स। तो हर पॉलन ग्रेन में एक सिमेट्री होती है और वह सिमेट्री क्या होती है? पॉलन ग्रेन का वह फेस जो टेट्राइड के सेंटर में हो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल पोल। प्रॉक्सिमल पोल शॉर्ट में हम बोलते हैं पीपी। पीपी का मतलब हो गया प्रॉक्सिमल पोल। और पॉलन का वह फेस जो टेट्राइड के सेंटर के अपोजिट साइड में होता है, सेंटर से अवे होता है, सेंटर से डिस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं डिस्टल पोल, डीपी। तो हर पॉलन ग्रेन के लिए हम उसको मार्क कर सकते हैं, ये क्या चीज होगा? डीपी। हर पॉलन ग्रेन का 4 होगा। और इधर की तरफ क्या होगा? पीपी, प्रॉक्सिमल पोल। तो ये पोलर लाइन है। तो पॉलन ग्रेन में 2 पोल होते हैं। पॉलन ग्रेन में पोलैरिटी होती है। हर पॉलन ग्रेन में पोलैरिटी होती है, उसमें प्रॉक्सिमल पोल और डिस्टल पोल होता है। और कौन सा पोल प्रॉक्सिमल पोल होगा, कौन सा पोल डिस्टल पोल होगा, हम उसको टेट्राइड कंडीशन में ही डिमार्केट कर सकते हैं। यदि पॉलन ग्रेन का टेट्राइड अलग हो जाए, चारों पॉलन ग्रेन अलग अलग हो जाए, तो उस कंडीशन में डिमार्केट कर पाना दिक्कत होता है। हम प्रॉक्सिमल पोल और डिस्टल पोल को टेट्राइड कंडीशन में ही डिमार्केट कर सकते हैं कि कौन सा दूर वाला पोल है, कौन सा नजदीक वाला पोल है। दूसरा, पॉलन में इक्वेटर भी होता है, इक्वेटोरियल लाइन भी होती है और वह लाइन ये होती है। यह इक्वेटोरियल लाइन है। ई का मतलब इक्वेटर। तो यदि एक इन चारों पॉलन ग्रेन में से किसी एक को अलग करके हमें देखें, तो ये हो गया पोलर लाइन, पॉलन ग्रेन का पोलर लाइन। बाहर वाला पोल डिस्टल पोल, पॉलन टेट्राइड के सेंटर वाला पोल प्रॉक्सिमल पोल। यदि इसमें चारों में से एक को अलग करके उसकी पोलैरिटी को स्टडी करें, उसकी सिमेट्री को स्टडी करें, तो ये डिस्टल पोल और ये प्रॉक्सिमल पोल, और ये हो गया इक्वेटर। तो ये हो गई पॉलन की सिमेट्री और उसकी पोलैरिटी। सिमेट्री और पोलैरिटी की जरूरत कहां पड़ती है? पॉलन ग्रेन में जर्म पोर्स पाए जाते हैं, अपर्चर पाए जाते हैं, और इन अपर्चर और जर्म पोर का जो लोकेशन होता है पॉलन ग्रेन पे, वो
बहुत ही स्पेसिफिक होता है और उसका टैक्सोनॉमिक वैल्यू है, टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। कुछ प्लांट में जर्म पोर्स इक्वेटोरियल लाइन पे होंगे, किसी में पोलर लाइन पे होंगे, किसी में इक्वेटोरियल पोलर दोनों पे हो सकते हैं। ये भी हो सकता है जर्म पोर पूरे सरफेस पे हो। तो जब हम पॉलन मार्फोटैक्सोनॉमी को जर्म पोर के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो यदि हमको पोलैरिटी, हमको पोलर लाइन और इक्वेटर लाइन और पॉलन की सिमेट्री और पोलैरिटी हमको नहीं पता, तो फिर हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसके मार्फोटैक्सोनॉमी को। इस नाते पॉलन की सिमेट्री और पोलैरिटी को जानना बहुत जरूरी होता है। हाँ सर, जैसे ये तो सिंपल टेट्राहेड्रस वाले स्ट्रक्चर पे हमने तो पोलैरिटी डिसाइड कर दी, तो कॉम्प्लेक्स में कैसे करते हैं? कॉम्प्लेक्स में कुछ पौधों में जैसे एस्लिपीडिएसी, आर्किडेसी, पॉलन एसोसिएशंस होते हैं, पॉलन मास में मिलता है, पॉलन मास में मिलता है। तो उस कंडीशन में हर पॉलन ग्रेन क्लस्टर में होगा, तो उस क्लस्टर का पॉलन का जो सेंटर की तरफ फेस होगा वो होगा प्रॉक्सिमल पोल, और जो बाहर की तरफ फेस होगा वह होगा डिस्टल पोल। सपोज करो कि ये पॉलिनिया है, इसमें तमाम इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स होंगे। तो हर पॉलन ग्रेन का, सपोज करो यहां पर एक पॉलन ग्रेन, तो जो फेस इसका सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा वो होगा प्रॉक्सिमल, और जो बाहर पेरिफेरी की तरफ जो फेस करेगा वो होगा डिस्टल। और पोलर लाइन एक बार हम डिसाइड कर लेंगे, पोलर लाइन हमको पता चल गई, तो उसके बीचों बीच से जो 90 डिग्री पे राइट एंगल पे जो लाइन जाएगी वो क्या होगा? इक्वेटर। क्लियर है? तो ये हो गया पोलैरिटी और सिमेट्री पॉलन ग्रेन की। सेकेंड है पॉलन वॉल फीचर्स। और पॉलन वॉल फीचर्स में पहला जो चीज है वो है एक्साइन स्ट्रेटिफिकेशन। एक्साइन स्ट्रेटिफिकेशन, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर में डबल वॉल लेयर होती है। जो अंदर वाली वॉल होती है उसको हम बोलते हैं एक्साइन, और जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं, सॉरी, जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं इंटाइन, और जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्साइन। तो एक आउटर लेयर है एक्साइन और इनर लेयर है इंटाइन। आउटर लेयर एक्साइन जो है वह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, स्पोरोपोलेनिन, और इंटाइन जो होता है वह पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, पेक्टोसेलुलोज। दूसरा अंतर यह होता है कि जो एक्साइन होता है वो थिक होता है, एक्साइन इज वेरी थिक इन कंपैरिजन टू इंटाइन। एक्साइन इज रिजिड, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, while intine is thin and flexible। तो एक्साइन और इंटाइन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, उनके केमिकल कंपोजिशन में भी डिफरेंस होता है। इंटाइन इनर वाली लेयर है, पेक्टोसेलुलोजिक है, इलास्टिक है। एक्साइन आउटर वॉल लेयर है, थिक है, रिजिड है, स्पोरोपोलेनिन की वजह। तो यदि हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन बीम को ट्रांसमिट करें पॉलन ग्रेन के थ्रू, तो जब इलेक्ट्रॉन बीम पॉलन ग्रेन के थ्रू होकर के गुजरती है तो जो भी उसके इंटरनल फीचर्स हैं उसके इमेज हमको मिलते हैं। और यदि हम थोड़े से एरिया को लेकर के डिटेल में देखें हम वॉल फीचर्स, तो उसके स्ट्रेटिफिकेशन को पता चलता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है कि लेयरिंग होती है, डिफरेंट स्ट्रेटा होता है। अभी तो हमको देखने में लग रहा है कि केवल 2 लेयर है,
अंदर वाली लेयर इंटाइन है, बाहर वाली एक्साइन है। यदि हम इसका माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ पॉलन वॉल का देखें तो पता चलता है एक्साइन में खुद कई सारे लेयर होते हैं और उनका स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है कुछ इस तरीके से। यदि हम यहां पे ये है इंटाइन, इंटाइन के बाद ये है एक्साइन। यहां पे हम देख रहे हैं 3 कलर। अंदर वाली जो व्हाइट लेयर है वो इंटाइन और बाहर वाली 2 कलर है, बीच में येलो और बाहर की तरफ रेड। तो जो येलो है वह एक्साइन में फिर दो लेयर हो गए। जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं एंड एक्साइन, एंड, और जो बाहर वाली है उसको बोलते हैं एक्ट एक्साइन। तो यह लेयर जो है वह एंड एक्साइन और ये बाहर वाले जो लेयर उसको बोलते हैं एक्ट एक्साइन। एक्ट एक्साइन में फर्दर स्ट्रेटिफिकेशन होता है। किस तरीके से? इस एक्ट एक्साइन की जो बेसल लेयर होती है, इस बेसल लेयर को बोलते हैं हम फुट लेयर। और इस फुट लेयर के ऊपर से कुछ रॉड से प्रोजेक्शंस निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं बैकुलम या बैकुला। बैकुलम या बैकुला, बैकुला मीन्स रॉड। बैसिलस से बैकुलम ही बना है। बैसिलस मीन्स क्या होता है? रॉड। तो बैकुला, बैकुला मीन्स होता है रॉड और फिर इसके ऊपर एक छत होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्टम। तो यह है बैकुलम और यह है टेक्टम और यह तीनों लेयर मिल करके बनाते हैं एक्ट एक्साइन या एक्साइन की बाहर वाली लेयर। हाँ, फुट लेयर, बैकुलम और टेक्टम। हम इस कमरे में हैं, कमरे का फर्श एक्साइन की फुट लेयर, इसकी छत टेक्टम और इस कमरे में जगह जगह पे हम पिलर्स खड़ा कर दें तो वो हो गया बैकुलम। और उसके बीच में जो स्पेस होगा, एम्प्टी स्पेस होगा, उस एम्प्टी स्पेस में वॉल प्रोटीन होती है, पॉलन वॉल प्रोटीन्स। और पॉलन वॉल प्रोटीन्स का कई काम है। पहला काम तो यह है कि पॉलन कंपैटिबिलिटी को डिसाइड करना। नेचर में तमाम तरीके के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, कुछ विंड पॉलिनेटेड, कुछ इंसेक्ट पॉलिनेटेड, कुछ बर्ड पॉलिनेटेड, और वह पॉलन ग्रेन एयर, वाटर या एनिमल या इंसेक्ट के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। लेकिन हर पॉलन ग्रेन, किसी पौधे का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर दे और फर्टिलाइज कर दे कोई जरूरी नहीं होता। तो उसमें कंपैटिबिलिटी होती है। और वो कंपैटिबिलिटी कैसे डिसाइड होती है? वॉल प्रोटीन जो पॉलन ग्रेन की होती है उसमें और स्टिग्मा की जो स्टिग्मा प्रोटीन होती है उसमें मैचिंग होती है। यदि वह मैचिंग कंपैटिबल है तो फिर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा, उसको पेनिट्रेट करेगा, पॉलन ट्यूब अंदर जाएगा और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होंगे उनके अंदर जो एग होगा उसको फर्टिलाइज करेगा। यदि स्टिग्मा प्रोटीन और पॉलन वॉल प्रोटीन में कंपैटिबिलिटी नहीं है, मैचिंग नहीं है, तो फिर जर्मिनेशन पॉलन ग्रेन का नहीं होगा। तो बेसिक फंक्शन पॉलन वॉल प्रोटीन का यह है और यह कोडेड होता है डीएनए के थ्रू, है कि नहीं? एक स्पीसीज का होगा तो प्रोटीन सिमिलर होगी, मैचिंग होगी, कंपैटिबिलिटी होगी। अलग अलग स्पीसीज की होगी तो कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। दूसरा, तमाम तरीके की जो एलर्जी होती है, पॉलन एलर्जी, हम लोग ब्रीथ करते हैं और
जाने अनजाने में पॉलन ग्रेन्स हमारे नेजल कैविटी में आता है। कुछ लोग पॉलन से एलर्जिक होते हैं, कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन्स एलर्जिक होते हैं। तो जो ये पॉलन वाल की प्रोटीन होती है, इन्हीं के नाते एलर्जी होती है। ये एंटीजन का काम करती हैं और उसके नाते एलर्जी क्रिएट होती है। तो यदि हम एग्जाइन का स्ट्रेटिफिकेशन देखें, पॉलन बॉल का स्ट्रेटिफिकेशन देखें, तो इंटाइन अंदर वाली लेयर जो कि थिन है, इलास्टिक है, पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई है। एक्साइन बाहर वाली लेयर जो कि थिक है, रिजिड है, और उसमें डिफरेंट स्ट्रेटा, दो मेजर स्ट्रेटा। अंदर वाली स्ट्रेटा जो है वह एंड एक्साइन, जो हम येलो कलर में बनाए हैं। रेड कलर में जो है एक्ट एक्साइन। अब एक्ट एक्साइन में फर्दर स्ट्रेटा है, 3 स्ट्रेटा। जो नीचे की लेयर वो क्या है? फुट लेयर। फुट लेयर से रॉड से प्रोजेक्शन निकले, हमको बोलते हैं बैकुलम, और उसके ऊपर जो है लेयर उसको बोलते हैं टेक्टम। तो एक्ट एक्साइन में 3 लेयर, फुट लेयर, बैकुलम और टेक्टम। और इस टेक्टम के ऊपर, इसके छत के ऊपर पॉलन वॉल की स्कल्पचरिंग होती है, ऑर्नामेंटेशंस होते हैं। और वह अगला टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, एक्साइन की स्कल्पचरिंग। तो आप लोगों को एक्साइन स्ट्रेटिफिकेशन समझ में आया? पॉलन वॉल प्रोटीन समझ में आई? एक्साइन के डिफरेंट स्ट्रेटा और लेयर समझ में आए? जो एक्साइन की स्कल्पचरिंग होती है, जो सेकंड पॉइंट है, एक्साइन स्कल्पचरिंग। जो पॉलन वॉल की आउटर लेयर एक्साइन होती है, और एक्साइन का जो टेक्टम होता है, टेक्टम मतलब आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी का लेयर, उसका आउटर साइड जो होता है वह ऑर्नामेंटेड होता है। उस पर डिफरेंट टाइप के पैटर्न होते हैं, स्कल्पचरिंग होते हैं, और वह अलग अलग प्लांट स्पीसीज में अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनका टेक्सोनोमिक वैल्यू होता है, उसके आधार पे हम पॉलन ग्रेन को पहचान सकते हैं कि किस प्लांट का है, किस फैमिली का है। जैसे हमारे हाथ की हथेलियों में लाइंस, थंब इंप्रेशंस हैं, वो किस तरीके से उसमें उभार और गड्ढे होते हैं, उसकी डिजाइन होती है, पैटर्न होता है, पता चलता है कि फिंगरप्रिंट से कि ये कौन सा पर्सन हो सकता है। उसी तरीके से पॉलन के एक्साइन के ऊपर जो स्कल्पचरिंग होती है, ऑर्नामेंटेशन होता है, जो डिजाइन होता है, उसका टेक्सोनोमिक वैल्यू होता है पॉलन ग्रेन को पहचानने का, और पॉलन ग्रेन के आधार पर उसके टेक्सान को पहचानने का कि वो कौन सी स्पीसीज, कौन सा जनरा, किस फैमिली को बिलोंग कर सकता है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इस नाते इसको ध्यान से आप समझिएगा। दूसरी बात, हम बात करते थे फ्लेक्सिबिलिटी की, इन टाइम की। तो पॉलन ग्रेन का कंपैरिजन हम एक फुटबॉल की बॉल की तरीके से कर सकते हैं। फुटबॉल सबने देखा होगा, हो सकता है सब लोग खेले भी हो, नहीं खेले होंगे तो देखे होंगे। फुटबॉल में भी 2 लेयर्स होते हैं। अंदर वाली लेयर जो होती है वो ट्यूब होती है, रबर की बनी होती है, और वो फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसमें हवा भरी जाती है। और बाहर वाली जो लेयर होती है वह थिक होती है, लेदर की बनी होती है, लेदर की, और वह हेक्सागोनल कटिंग होती है, आपस में स्टिचिंग होती है। ठीक? तो जब हम फुटबॉल के अंदर हवा भरते हैं तो क्या चीज फैलता है? उसकी ट्यूब, फुटबॉल की ट्यूब, लेदर नहीं। लेदर तो रिजिड है, लेदर तो क्या है? रिजिड। सपोज करिए उसी फुटबॉल के लेदर की तुलना हम किससे किए हैं? एक्साइन से। एक लेदर का पीस हम काट करके निकाल दें, एक लेदर का पीस काट करके फुटबॉल से हम क्या करेंगे? निकाल दें, तो उस इलाके में केवल ट्यूब दिखाई देगी, डायरेक्ट दिखाई देगी ना। बाहर की लेदर वहां से हटा दी गई है, तो जो वह प्लेस होगा वो प्लेस क्या कहलाएगा? पॉलन के रेफरेंस में देखा जाए, जर्म पोर या अपर्चर। पॉलन के रेफरेंस में उस इलाके को हम क्या कहेंगे? जर्म पोर या अपर्चर। और यदि वहां पे फिर फुटबॉल में हवा भरा जाएगा तो ट्यूब कहां से बाहर निकलेगी? वहीं से बाहर निकलेगी। लिविंग सिस्टम में पॉलन ग्रेन में हवा का मतलब क्या है? ग्रोथ प्रेशर। जो साइटोप्लाज्म का, पॉलन के साइटोप्लाज्म का जो ग्रोथ प्रेशर होता है, वह ग्रोथ होने के नाते वैक्यूल की साइज बढ़ती है,
और इंटाइन के ऊपर प्रेशर पड़ने के नाते वह इंटाइन जर्म पोर से बाहर निकल जाता है जर्म ट्यूब के रूप में। इस तरीके से आप लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो इंटाइन इसी नाते फ्लेक्सिबल होती है, एक्साइन इसी नाते हार्ड होता है। हम बात करें स्कल्पचरिंग का, तो कितने तरीके की स्कल्पचरिंग होती है। डिजाइन के ऊपर जो स्कल्पचरिंग होती है उनको हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और वह दो मेजर कैटेगरी क्या है? एक है डिप्रेशन, अभी हम एक टेबल बनाएंगे। एक है डिप्रेशन और दूसरा है एक्सक्रीशंस। डिप्रेशन और एक्सक्रीशंस का मतलब क्या है? यदि हमारे पास आटे की गोली है या गीली मिट्टी का गोली है, जैसे कुम्हार के पास होता है, बर्तन बनाता है मिट्टी के गीला, तो उसकी गोली बना ले। दो तरीके से ऑर्नामेंटेशन हम बना सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम आटे के गोली के ऊपर किसी चीज से, किसी लकड़ी के टुकड़े या निडल से हम जगह जगह गड्ढे बना लें। तो उन गड्ढों को हम क्या कहेंगे? डिप्रेशन। उन गड्ढे को क्या कहेंगे? डिप्रेशन। तो एक तरीके का होगा कि अलग अलग तरीके के डिप्रेशन होते हैं पॉलन के एक्साइन के ऊपर, उनकी अलग अलग पैटर्न होते हैं। हर उस पैटर्न को क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे, हम डायग्राम देंगे। दूसरा तरीका क्या है? उसी गीले आटे की गोली के ऊपर यदि हम चुटकी से पकड़ करके उभार बना दें अलग अलग तरीके के, तो क्या होगा? एक्सक्रीशंस। वहां पे उभर गया, वो इलाका उभर गया। एक्सक्रीशंस अभी लिखेंगे, तो वह इलाका उभर गया। तो दो तरीके के ऑर्नामेंटेशन, दो ब्रॉड कैटेगरी होती है। एक को बोलते हैं डिप्रेशन, दूसरे को बोलते हैं एक्सक्रीशंस। तो यदि हम इनको एक चार्ट के फॉर्म में स्टडी करें और एक्साइन स्कल्पचरिंग को, डिप्रेशंस के मेजर कैटेगरीज क्या है, उनके लिए टर्मिनोलॉजी क्या होगी? ये पॉलन ग्रेन है, आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, बना भी सकते हैं। ये पॉलन ग्रेन, और इस पॉलन ग्रेन के ऊपर पतले पतले रिजेस एंड फरोज। और यह रिजेस और फरोज कैसे करें? आटे की गीली गोली है, लकड़ी का टुकड़ा हल्का हल्का दबा दिया, रिजेस एंड फरोज। और यह आपस में फिर, जैसे हम लोग नमक पारा नहीं खाते हैं, मैदे पे ऐसे काटते हैं, तो उसमें रिजेस एंड फरोज आते हैं और वह रिजेस और फरोज आपस में नेटवर्क बना लेते हैं। नेटवर्क, नेट लाइन। तो इस तरीके के स्कल्पचरिंग को हम बोलते हैं रेटिकुलेट। रेटिकुलेट स्कल्पचरिंग। और यह रेटिकुलेट स्कल्पचरिंग डिप्रेशन टाइप का है। पॉलन के एक्साइन के वॉल में डिप्रेशंस है और उस डिप्रेशंस के नाते रिजेस एंड फरोज है। फरोज मतलब जहां पे डिप्रेशन है, और दो डिप्रेशन के बीच में जो उभरा हुआ इलाका है वो रिजेस है, और उनका आपस में नेटवर्क बना हुआ है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ऐसे पॉलन ग्रेन की स्कल्पचरिंग को हम क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट। बहुत ही सिंपल। दूसरा तरीका है कि इस तरीके के पैरेलल लाइंस हो, रिजेस एंड फरोज की, आपस में नेटवर्क ना हो, तो उनको हम बोलेंगे स्ट्रेट। स्ट्रेट।
तीसरा तरीका है सपोज करिए कि जो एक्स्ट्रा होता है, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक या जूस पीते हैं, गोल वाली पाइप, आटे की गोली है, उस पर जगह जगह हम इसे टच कराते हैं, इसकी एग्जाइन के ऊपर, आटे की गोली के एग्जाइन के ऊपर जगह जगह टच कराते हैं, तो कैसा डिजाइन बनेगा? ऐसे बनेगा ना, जर्म कोड नहीं होगा, इट इज नॉट जर्म कोड। These designs, circular designs या circular depression are confined to only over exile, और इसको बोलते हैं हम फॉस्फोलेट। फॉस्फोलेट तो यह जो ऑर्नामेंटेशन है पॉलन के एग्जाइल के ऊपर, वह डिप्रेशन के नाते बना है। यदि डिप्रेशन में रिजेस एंड फरोज बनी है, आपस में नेटवर्क बना ली, तो उसको बोलेंगे रेटिकुलेट। यदि पैरेलल रिजेस एंड फरोज है, आपस में नेटवर्किंग नहीं है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट। सर्कुलर रिजेस एंड फरोज है, तो उसको बोलेंगे फॉस्फोलेट। अब हम आते हैं एक्सक्रीसेंस टाइप। और इस एक्सक्रीसेंस टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक बड़ी सी एग्जाइन बनाते हैं, बड़ी सी एग्जाइन, और एक एग्जाइन पे सारे तरीके के एक्सक्रीसेंस या उभार को हम ड्रॉ करेंगे, और कौन सा उभार किस शेप का दिखेगा, उसको कौन सी टर्मिनोलॉजी दी जाएगी, हम लोग देखते हैं। एग्जाइन के ऊपर छोटे छोटे गोल गोल सरसों के दाने जैसे चिपका दिए जाए, या हम लोग कटलेट खाते हैं, कटलेट, और कटलेट में आलू का कभी कभी रवा उसके ऊपर चिपका दिया जाता है, फिर फ्राई किया जाता है ना, तो रवा उसके ऊपर चिपका रहता है। तो उसी तरीके से इमेजिन करिए कि पॉलन ग्रेन है, और पॉलन ग्रेन के ऊपर वो रवा चिपका है। रवा चिपका का मतलब क्या? ये ग्रेनुलर इमरजेंस में, उभार में। तो ऐसे स्कल्पचरिंग को हम क्या बोलेंगे? ग्रेनुलेट। ग्रेनुलेट, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, यदि एग्जाइन के ऊपर रॉड शेप इमरजेंस हो, रॉड शेप, तो रॉड को क्या बोलते हैं? बैकुला। तो ऐसे स्कल्पचरिंग को हम क्या बोलेंगे? बैकुलेट। बैकुलेट। ग्रेनुलेट में क्या होगा? ग्रेनुलर। बैकुलेट में क्या होगा? रॉड शेप। यदि स्कल्पचरिंग स्पाइनिंग, कोरोना वायरस के तरीके, जैसे धतूरे का जो फल होता है उसके ऊपर तमाम स्पाइन्स होती हैं, उस तरीके की स्कल्पचरिंग हो, तो उसको बोलते हैं इकाइनेट। इकाइनेट, यहां पे स्पाइनी स्कल्पचरिंग होती है, इकाइनेट। यदि स्कल्पचरिंग क्लब शेप हो, क्लब शेप का मतलब गदा के आकार का या लॉलीपॉप जैसा, नीचे राड होगा, ऊपर खुला हुआ होगा, तो इसको बोलते हैं क्लेवेट। क्लेवेट, क्लेवेट मतलब क्लब शेप।
Here is sculpturing gemma-like. जेमा ब्रायोफाइट में जेमा कप होता है, उसमें जेमी होती है, तो जेमा लाइक स्कल्पचरिंग उसको बोलते हैं जेमेस्ट, जेमा लाइक। यह डिजाइन के ऊपर स्केली या वर्ड लाइक उभार हो, स्कल्पचरिंग हो, तो उसको बोलेंगे वेरुकेट। स्केल लाइक या वर्ड लाइक स्कल्पचरिंग हो, उसको बोलेंगे वेरुकेट। तो इस तरीके के स्कल्पचरिंग पॉलन ग्रेन के ऊपर पाए जाते हैं और इन स्कल्पचरिंग का पॉलन टेक्सोनॉमी में काफी महत्व है। आगे उसको हम देखेंगे क्या इसका इंपॉर्टेंस है, उसका हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी में, और वह एप्लीकेशन तभी आप लोगों को समझ में आएगा जब ये सारे टेक्निकल टर्म्स शेप को दिमाग में बैठा करके उनके टेक्निकल टर्म्स आपको याद हो। तो नेक्स्ट टाइम पे हम इनके एप्लीकेशन को बताएंगे, लेकिन आज ये जो पॉलन टेक्सोनॉमी में स्कल्पचरिंग है, वॉल फीचर्स हैं, उनको आप लोग ध्यान से समझते जाइए। तो यहां पे कोई डाउट? इसको रेज कर दें। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पॉलन का वो है जर्म पोर और अपर्चर और फरो। तीनों सिनोनिमस टर्म्स हैं। जर्म पोर बोला जाए, अपर्चर बोला जाए, फरो बोला जाए, तीनों का मतलब एक ही निकलता है। जर्म पोर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Those area on the pollen ball where exine is either missing or it is very very thin is called germ core. पॉलन के सतह के ऊपर वह क्षेत्र जहां पे एक्साइन या तो अनुपस्थित है या बहुत पतली है, तो वहां पर एक गड्ढा बनेगा, एक छेद बनेगा, और वह इलाका क्या होगा? जर्म। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने फुटबॉल का एक उदाहरण दिया कि फुटबॉल के अंदर ट्यूब है और ट्यूब के बाहर रबर है, रबर के गुटके आपस में सिले हुए हैं। एक गुटका को निकाल दिया जाए, रबर के गुटके की तुलना हम किससे किए? एक्साइन से, और ट्यूब की तुलना किससे किए? इंटाइन से। तो एक गुटका निकाला, उस एरिया में एक्साइन एब्सेंट हो गया, तो इंटाइन डायरेक्ट एक्सपोज है बाहर, और कोई भी अंदर प्रेशर दिया जाएगा तो वहां से वो इंटाइन बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब। तो aperture or germ pore or furrow are those area on the pollen surface where exine is either missing or it is very very thin. germ pore और aperture की तीन चीजों को ध्यान में रखा जाता है pollen taxonomy में, और वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर ऑफ जर्म पोर, पोजीशन ऑफ जर्म पोर, कैरेक्टर और शेप ऑफ जर्म पोर। तीन चीजें, नंबर, पोजीशन एंड कैरेक्टर ऑफ जर्म पोर। और इसी के आधार पर एक सिस्टम बनता है पॉलन क्लासिफिकेशन का, जिसको हम बोलते हैं एनपीसी सिस्टम, एनपीसी सिस्टम ऑफ पॉलन क्लासिफिकेशन।
नंबर, पोजीशन एंड कैरेक्टर और शेप ऑफ जर्म पोर। तो याद रहेगा एनपीसी सिस्टम। एनपीसी सिस्टम क्या है, नेक्स्ट टाइम पे हम उसकी चर्चा करेंगे। आज आप लोग जर्म पोर के कैरेक्टर के बारे में स्टडी करिए। जर्म पोर शेप के आधार पर उसकी बाउंड्री क्या होगी, आउटर बाउंड्री, उसके आधार पर जर्म पोर कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल जर्म पोर क्या होता है, कंपाउंड जर्म पोर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल टाइप। सपोज करिए पॉलन ग्रेन है और पॉलन ग्रेन के सरफेस पे जो जर्म पोर है वह सर्कुलर एरिया, एक दूसरा पॉलन ग्रेन हम बनाते हैं और इसके ऊपर जो जर्म पोर है वह एक स्लिट है, नैरो स्लिट, एक पतली दरार या इलोंगेटेड पोर। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे सर्कुलर अपर्चर। इसको हम क्या बोलेंगे, इलोंगेटेड अपर्चर। तो जो सर्कुलर अपर्चर होता है उसके लिए जो टेक्निकल टर्म आता है बोलते हैं पोरेट। पोरेट, पोरेट का मतलब क्या है, पोरस से बना है, और पोरस का मतलब क्या है, सर्कुलर अपर्चर। सर्कुलर अपर्चर और टेक्निकल टर्म क्या हो गया, पोरेट। यदि इलॉन्गेटेड अपर्चर है, नैरो इलॉन्गेटेड अपर्चर, तो उसके लिए जो टर्म आता है उसको बोलते हैं कॉलपेट। कॉलपेट, कॉल्पस से बना है कॉलपेट, और इसका मतलब होता है नैरो इलॉन्गेटेड अपर्चर। नैरो इलॉन्गेटेड अपर्चर। यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में या हाई मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पॉलन ग्रेन को ऑब्जर्व करें तो जर्म पोर्स हमको दिखते हैं, और जर्म पोर का जो शेप है उसके आधार पे हम उसको नॉमेनक्लेचर नेम दे सकते हैं। सर्कुलर जर्म पोर है तो पोरेट, इलॉन्गेटेड है तो कॉलपेट। कंपाउंड टाइप जर्म पोर या अपर्चर कैसे बनते हैं, जब दो सिंपल टाइप के जर्म पोर एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज्ड होते हैं तो कंपाउंड टाइप का जर्म पोर बनता है। और वह सुपर इंपोजिशन कितने तरीके का हो सकता है, ये देखिए एक सर्कुलर अपर्चर और इस सर्कुलर अपर्चर के नीचे या ऊपर एक दूसरा सर्कुलर अपर्चर। तो यहां पर दो सर्कुलर अपर्चर हैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज्ड, तो पोरस प्लस पोरस, पोरस प्लस पोरस, और यह मिला करके क्या बनेगा, पोरोरेट। पोरोरेट, इसके टर्म होगा पोरोरेट। दूसरा केस है
नैरो इलॉन्गेटेड अपर्चर, इसको हम बोलेंगे कॉल्पस। नैरो इलॉन्गेटेड अपर्चर, इसको बोलेंगे कॉल्पस। और उस कॉल्पस के अंदर सुपर इम्पोज्ड सर्कुलर अपर्चर है, सर्कुलर अपर्चर। तो यहां पर कॉल्पस प्लस कोरस, ये बन गया कार्पोपोरेट। कार्पोपोरेट तो इतने तरीके के अपर्चर्स पाए जाते हैं शेप के आधार पे। शेप के आधार पे हमने 3 चीज बताया था, नंबर, पोजीशन और कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब शेप। तो शेप के आधार पर 2 तरीके के का है सिंपल अपर्चर और 2 तरीके का है कंपाउंड अपर्चर, जो देखा गया है पॉलन प्लेन्स में। हाँ सर, ये जैसे क्या है कि 2 मिक्सिंग हो रही है। मिक्सिंग नहीं हो रही है, सुपर इम्पोजिशन है। हाँ, पोजीशन हो रही है। तो जैसे आप कार्पस प्लस कोरस कर रहे हैं ना, हाँ। तो कार्पोरेट हम उल्टा मतलब पोरो कार्पोरेट क्यों नहीं है? मतलब कि किसको प्रायोरिटी? जो बाहर है, जो बाहर है, जो ऊपर है, सबसे ऊपर है, जो दिखेगा। हाँ हाँ, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, एग्जाइन बहुत थिक हो, मान लो किसी पॉलन ग्रेन की एग्जाइन बहुत थिक हो और वहां पर एग्जाइन गायब हो जाए और एक अपर्चर बने। तो पहले हुआ एक लंबाई में नैरो स्लिट आया, एग्जाइन की जो आधा थिकनेस है, आधा थिकनेस, वहां पर नैरो इलॉन्गेटेड अपर्चर है, और जो बाकी आधा थिकनेस है वहां पर एक सर्कुलर अपर्चर बन गया। नहीं समझ में आ रहा बात में क्या कहते हैं? हाईलाइट साइड से अगर दिखता है, जो बैक साइड है वो हाईलाइटेड है, जो बीच वाला दिखता नहीं उतना अच्छे से। हाँ, वो अपर्चर देखने के लिए हाई मैग्निफिकेशन में जब हम देखेंगे तभी हमको अपर्चर दिखेगा। सिंपल वाला तो फिर भी हमको कंपाउंड से दिख जाएगा, कंपाउंड वाले को देखने के लिए हमको हाई क्वालिटी हाई मैग्निफिकेशन में दिखना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर वाला अपर्चर होगा वो तो हमको दिखेगा, उसके अंदर क्या है वो चीज देखने के लिए हमको हाई मैग्निफिकेशन चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, अगर मुझे प्रेजेंट करना हो इससे, जैसे कार्पोरेट को प्रेजेंट करना है, तो क्या मैं जो स्लिट वाला जो पोर्शन है जिसको जो कहते हैं सुपर इम्पोज, जो बाहर की तरफ है उसको लाइन से, पूरी लाइन से, और जो बैक साइड उसको डॉटेड लाइन से दिखाऊं? हम ड्रा कर सकते हैं, डॉटेड लाइन से भी कर सकते हैं, कंप्लीट लाइन से भी बना सकते हैं। कैसे पता चलेगा कौन किसको सुपर इम्पोज कर? जो बाहर है वो ऊपर उसका लेयर है, जो अंदर है वो नीचे है। सपोज करो ऐसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस लेवल पे हैं, हम इस लेवल पे हैं और एक छत इतना ऊपर है, एक छत यहाँ इतना ऊपर है। एक तरीका है हम ऐसे सीढ़ी इंक्लाइन करके लगा लें, यहां से वहां पहुंच जाए। एक तरीका है उसको हम 2 स्टेप में बांट लें, एक सीढ़ी ये हो गई, एक सीढ़ी ये हो गई, हम चढ़ गए ऊपर। यानी कि यहां से और यहां तक का गैप को फिल किसने किया? 2 स्टेप ने किया, 2 सीढ़ी ने किया। ठीक है, यदि एग्जाइन इतनी मोटी है और इतनी मोटी एग्जाइन को यदि हमको वहां से हटाना है, वहां जल पोर क्रिएट करना है, हमने है नेचर ने किया है, हर पॉलन की अपनी विशेषता होती है। तो आधा थिकनेस तक वह नैरो अपर्चर में के रूप में, डिजाइन के रूप में एग्जाइन गायब हुई, और दूसरी आधा थिकनेस जो बची हुई वहां पर बीच में सर्कुलर हो गया। तो 2 स्टेप बनाना, बाहर वाला स्टेप कैसा है? नैरो स्लिट। अंदर वाला जो आधा है वो कैसा है? सर्कुलर स्लिट। तो आधा गहराई तक वो नैरो इलॉन्गेटेड है और आधा गहराई तक सर्कुलर है, तो वो हो गया कार्पोपोरेट। यहां पर क्या है? 2 सर्कुलर स्टेप बने, बाहर वाला जो सर्कुलर स्टेप है थोड़ा चौड़ा साइज का है और अंदर वाला थोड़ा नैरो साइज का है। 2 लेयर में 2 सर्कुलर अपर्चर सुपर इम्पोज्ड हुआ है। समझा? तो इस तरीके से अभी कोई डाउट हो तो बताओ। ये 3 डायमेंशनल एक मॉडल दिमाग में इमेजिन करके इस चीज को सोचा जा सकता है। तो यहां पे 2 पोर्स हैं, बाहर वाला पोर का डायमीटर बड़ा है और आधा या आधा से ज्यादा थिकनेस तक एग्जाइन में वो है,
और जो बाकी थिकनेस डिजाइन की है नीचे, उसमें छोटा वाला पोरस है। और इन टाइम कहां पे दिखेगा यहां, उसी तरीके से। तो अपर्चर सिंपल और कंपाउंड दोनों तरीके के हो सकते हैं। सिंपल अपर्चर दो तरीके के होते हैं, यदि सर्कुलर है उसका शेप तो उसको बोलेंगे कोरेट, इलांगेटेड नैरो अपर्चर है तो बोलेंगे कॉलपेट। दो सिंपल अपर्चर एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज्ड हो तो कंपाउंड अपर्चर बनता है। पोरस के ऊपर पोरस सुपर इंपोज्ड है तो उसको बोलेंगे पोरोरेट। कार्पस के नीचे पोरस अपर्चर हो तो उसको बोलेंगे कार्पोपोरेट। तो ये हो गया कैरेक्टर या शेप ऑफ अपर्चर। नंबर ऑफ अपर्चर, नंबर ऑफ अपर्चर के लिए हम जो टर्म्स यूज करते हैं वह लैटिन या रोमन नंबर्स यूज किए जाते हैं। यदि अपर्चर है ही नहीं तो उसके लिए एक चीज और हम बता दें, ट्रीम। एक शब्द यूज होता है ट्रीम। ट्रीम का भी मतलब होता है अपर्चर। जूलॉजी में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, कहते हैं मोनोट्रिमेटा। याद है वंस अपॉन ए टाइम, तुम लोग बॉटनी पढ़ते हैं, वंस अपॉन ए टाइम कभी जूलॉजी में पढ़ते थे। तो मोनोट्रिमेटा, मोनोट्रिमेटा, मोनोट्रिमेटा में कैसे एनिमल रखे जाते थे, याद है किसी को? सिंगल कोरस। हाँ, जैसे लिवर फ्लूक वगैरह शायद। नहीं 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 नहीं, हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। मोनोट्रिमेटा, वर्टिब्रेट। हाँ, सिंगल मोनोट्रिमेटा। पढ़ के आना, बताना बेटे। तुम होमवर्क अगले टर्म पे कल बताना मोनोट्रिमेटा क्या होता है। गूगल पे बाबा तुरंत बता देंगे, लेकिन गूगल में चलाना, पढ़ करके आना, ठीक है। उसमें भी हिंट देते हैं, दो चीजों का एक ही पैसेज है, दो चीजों का एक ही पैसेज हो, उस तरीके के पैसेज को वाले एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? मोनोट्रिमेटा। मोनो मीन्स सिंगल, ट्रिमेटा ट्रीम्स मीन्स पोर। अब वो दो चीज क्या है, चीज पढ़ के आना, हमने हिंट दे दिया है। अब हाँ, हम ट्रीम के शब्द की बात करते हैं। यदि हम नंबर की बात करें कि किसी भी पॉलन ग्रेन में कितने अपर्चर, उनकी संख्या कितनी है, और उसके लिए टेक्निकल टर्म्स हम क्या है, तो उसके लिए जो टेक्निकल टर्म्स दिए जाते हैं, ए ट्रीम, ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। ए का मतलब एब्सेंट। तुम लोग क्लास में नहीं हो तो क्या लगा जाएगा रजिस्टर पर? ए मींस एब्सेंट। ए ट्रीम, ए ट्रीम का मतलब जर्म को नो जर्म। मोनोट्रीम, नो जर्म नो पोस्ट। बाइट्रीम, ट्राई, टेट्रा। तो प्रीफिक्स लगाया जाता है। प्रीफिक्स क्या लगाया जाएगा? ए फॉर जीरो या एब्सेंट, मोनो मीन्स वन, बाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, डेका तक जाएंगे ना, गिनती पता है ना डेका तक? हाँ, ऑक्टा, एना, डेका। डेका मीन्स 10, और 10 से ज्यादा है तो पॉली, 10 से ज्यादा है तो पॉली। तो प्रीफिक्स, तो यदि हम किसी पॉलन ग्रेन में नंबर के आधार पर, नंबर ऑफ जर्म पोर के आधार पर उसको स्टडी करें कि कितने जर्म पोर्स हैं, और उसके लिए उसको हमको डिस्क्राइब करना हो, टेक्निकल टर्म्स देने हो, तो यदि एक जर्म पोर होगा तो हम क्या बोलेंगे? मोनोट्रीम। 5 होगा तो क्या बोलेंगे? पेंटाट्रीम। 10 होगा तो डेकाट्रीम, और 10 से ज्यादा है तो पॉलीट्रीम। नंबर समझ में आ गया? उनकी संख्या है, हम गिन लेंगे। और तीसरा आता है पोजीशन, कि पॉलन ग्रेन गोल और उसमें पोलैरिटी है, पोलर लाइन है, एक डिस्टल पोल है, दूसरा प्रॉक्सिमल पोल है, और उसमें इक्वेटर भी है।
तो वह जर्म पोर पॉलन ग्रेन के ऊपर कहां पे है? डिस्टल पोल पे है, प्रॉक्सिमल पोल पे है, इक्वेटर पे है या कहीं और है? और जहां है तो उसको क्या नाम देंगे? टेक्निकल टर्म्स उसके लिए क्या होंगे? ये चीज हम लोग कल के लेक्चर में और इसका एप्लीकेशन हम लोग कल देखेंगे। एनपीसी सिस्टम और जो उसका पोजीशन होगा जर्म पोर का और पॉलन टैक्सोनॉमी का क्या एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। आज कोई किसी को डाउट हो तो क्वेरी कर सकता है। एक ट्रीम जो है मतलब करें कोई जर्म पोर नहीं है, हाउ टू जर्मिनेट पोलन? ए ट्रीम का मतलब वहां पे जो एग्जाइम है कंप्लीटली मिसिंग नहीं है लेकिन बहुत ही थिन लेयर है। तो जब ग्रोथ प्रेशर पड़ेगा तो रप्चर कर जाएगा, शुरू से नहीं दिख रहा है, कोई अपर्चर ही नहीं दिख रहा। वहां पे हमने शुरू में क्या डिफाइन किया था? जर्म पोर क्या है? पॉलन सरफेस के ऊपर वह इलाका जहां पे एग्जाइम या तो एब्सेंट हो या तो बहुत पतला हो। तो जब कंप्लीटली एब्सेंट होगा तो वहां पर एक छेद दिखाई देगा, लेकिन वहां पे पतला एरिया है लेकिन है इंटाइन एक्सपोज्ड नहीं है शुरू से। तो जब ग्रोथ प्रेशर आएगा तो जब पतला छेदों को ब्रेक करेगा। और कोई क्वेरी? थैंक यू।